हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और अभी देखेगा लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे चार्ज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम फोर्स के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उन सभी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि हम लोगों को समझना है आप सारी चीजों को। मैं विशाल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का केएस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के एवज में हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ को। तो कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल आसपास में रखे हुए हैं तो उन पर एक फोर्स काम करता है। मतलब अगर कोई भी दो चीज आपस में आसपास रखी हुई है तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता ही करता है। यह बात हमें बता दिया था न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ में। लेकिन उन चीजों में क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए। अब इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें कूलॉम्स लॉ के बारे में, तो कूलॉम ने भी यही बात बताई थी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके चार्जेस के कारण, यानी उनका जितना भी चार्ज है उस चार्ज के कारण उन पर एक फोर्स लगता है। यानी दोनों चार्जेस या कपल ऑफ चार्जेस या एक दो से ज्यादा चार्जेस अगर पास पास में रखे हुए हैं तो उन पर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलॉम फोर्स बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है कूलॉम फोर्स में और ग्रेविटेशन फोर्स में। तो वहीं पर देखिएगा जहां पर हम लोग चार्ज की बात करेंगे और जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी तरफ अगर दो कोई भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनमें मास है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं यहां पर हम लोग अपने टॉपिक की। तो कूलॉम्स लॉ में या कूलॉम फोर्स के अंदर कूलॉम जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, मैं लेट कर ले रहा हूं, दोनों चार्ज पार्टिकल कितने हैं, Q1 है और Q2 है, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कूलॉम फोर्स। तो देखिएगा आगे की कहानी के अंदर अगर हम समझते चले तो कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। तो कूलॉम ने यह बताया था दो चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो, r कोई भी डिस्टेंस हो सकती है बट ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर, यानी कि जो r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 10 टू द पावर -15 मीटर से। अगर दोनों रखे हुए हैं तो उस केस में इन पर एक फोर्स लगेगा। मैं लेट कर लेता हूं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो F लगता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। आगे अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक को आगे समझते हैं तो उसमें क्या होता है, दूसरी बात में ये कह रहा है कूलॉम के R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, मतलब कि दोनों डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो कूलॉम फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करेगा चार्जेस का तो फोर्स इंक्रीज करेगा और अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो उस केस में फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो हमारे पास में आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कितना आता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहां पर अगर देखें तो फिजिक्स ये कहती है आप किसी भी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
तो ये हमारे पास में कूलॉम लॉ के लिए फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर अब हमें समझना है कांस्टेंट्स के बारे में। हमने ये जो पूरा टर्म लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। K हमारा क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि ऐसा कांस्टेंट, ऐसा मीडियम जो आपने दोनों चार्जेस के बीच में फिल कर रखा है। उसके लिए हमारी K की वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट आपका एक और कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो देखिएगा अब हमारे पास में दोनों चीजें आ गई हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, जो यूज कर रहे हैं टोटल कांस्टेंट हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹, यानी कि हमारे पास में सारे कांस्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो देखिएगा जो डाइइलेक्ट्रिक हम लोग बात कर रहे हैं K की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, K की जो बात कर रहे हैं, तो K की वैल्यू डिपेंड करती है आपके मीडियम पर जो दोनों चार्जेस के बीच में फिल्ड है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, जो K की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 के, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और वो किसके केस में होगी, अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है। तो देखिएगा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो एयर होता है उसके लिए K की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी मतलब बहुत माइनर सी ज्यादा होती है, और इस माइनर सी के लिए हम लोग K की वैल्यू को 1 ही रख लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग आगे बात करें, चलिए सर एयर हो गया, मान लीजिए मैंने इसके बीच में एयर ना रख के कोई और मीडियम रखता हूं, तो रख लीजिए K की वैल्यू इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होगी, यानी K की वैल्यू इंफिनिटी होगी, नॉट डिफाइन होगी। किसके केस में, अगर इन दोनों के बीच में आप लोग कंडक्टर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, कोई भी कंडक्टर यानी कोई मेटेलिक स्लैब अगर आप लोग इसके बीच में रख देते हैं, मेटेलिक प्लेट आप लोग इसके बीच में रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, K की वैल्यू कितनी होगी भाई, K की वैल्यू होगी इंफिनिटी। और K की वैल्यू लाई करेगी मतलब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी बट स्मॉलर देन होगी इंफिनिटी के। किसके, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी बट स्मॉलर देन होगी इंफिनिटी के। किस केस में, इंसुलेटर्स के केस में। किसके केस में बेटा, इंसुलेटर्स के केस में। तो इंसुलेटर के केस में हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, कोई भी आएगी लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी, यानी 1 से बड़ी होगी, लेकिन इंफिनिटी नहीं होगी। तो ये हमारे पास में K की वैल्यूज आ गई थी, फॉर्मूला हमारे पास में डिस्क्राइब हो चुका है, डिटेल में आ चुका है। लेकिन एक बार और अगर हम लोग समझना चाहें इसको लैंग्वेज के टर्म में, तो एक बार और समझते हैं इसको। तो कूलॉम फोर्स क्या होता है, अगर दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कूलॉम फोर्स भी कह सकते हैं। अब कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, तो कूलॉम ने भी ये बताया था, अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर रखे हुए हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर उनके बीच की डिस्टेंस जो है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है, the force applied between the both charges is directly proportional to the product of the both charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये था हमारे पास में कूलॉम फोर्स। अब कूलॉम फोर्स के साथ साथ में हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आप लोगों को बताया था r की वैल्यू ग्रेटर देन 15 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, r की वैल्यू ग्रेटर देन -15 मीटर होनी चाहिए। वो मैंने आप लोगों को क्यों बोला है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिएगा, हमें ये पता है ना कि जो हमारा एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके साथ साथ में हमारे पास में क्या अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। कितने होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज और हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास में प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं हमारे पास में बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा न्यूक्लियस और ऑर्बिट, इन दोनों के बीच में यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, कूलॉम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उस केस में कूलॉम फोर्स काम नहीं करता, उसके लिए काम करता है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। क्या काम करता है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। क्यों काम करता है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज है और नो चार्ज है तो उस केस में कभी भी हमारे पास में काम नहीं करेगा। कौन सा काम नहीं करेगा, कूलॉम फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन मास तो दोनों में होता है ना, मास दोनों में प्रेजेंट है, इट मींस ये क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक चीज को लेके चले। किसको लेके चले हैं, बेसिक चीज को लेके चले हैं कि दोनों मासेस हैं तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे चलने के लिए देखिएगा हमारे पास में दो तीन चीजें होती हैं। पहले अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमने ये टॉपिक समझ लिया सर, इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे डिस्कसमेंट के लिए मैं आपके साथ में लेके आ रहा हूं आपका अगला टॉपिक जो है आपके पास में, जो है आपके पास में कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। किसको समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो यहां पर समझते हैं हम लोग एक बात, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम लोग एक चीज और समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सीरीज किसकी, फोर्सेस की। यानी कि इसके अंदर हम लोग जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं उन फोर्सेस की सीरीज को अगर हम लोग समझें तो उस सीरीज में हमारे पास सबसे जो हायर इंटेंसिटी होती है वो किसकी होती है बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा हायर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की। और उसके बाद में हमारे पास में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बाद में क्या आते हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बाद में हमारे पास में आते हैं, क्या आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। और उसके साथ में सबसे जो इनकी इंटेंसिटी वीक होती है वो होते हैं हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहां पर हमारे पास में सीरीज आ गई है। देखिएगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंटेंसिटी हमको चार फोर्सेस दे दिए जाते हैं, उनको अरेंज किया जाता है इन इंटेंसिटीज के फॉर्म में, और उस इंटेंसिटीज के फॉर्म में हम लोगों को डिस्कस करना होता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है। तो देखिएगा अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिएगा जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। लेकिन अभी देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग एक टॉपिक और मिस कर रहे हैं। वो मिस क्या है हमारे पास में, सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। अब सुपरपोजिशन को चलो फटाफट समझ लेते हैं क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस को हम लोग समझ रहे हैं पहले। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब समझिएगा मेरे पास में एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, तो एक चार्ज क्या है, Q1 है, एक चार्ज हमारे पास में Q2 है। अब देखिएगा इसी के साथ साथ हम लोग एक और समझ लेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। हम ये दोनों चीजें अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो देखिए दोनों चीजों को समझने पहले हम लोग समझ लें कि देखिएगा अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मान लो फोर्स लगा रहा F
पहला वाला लगा रहा है किस पर? दूसरे वाले पर। कितने पे लगा रहा है? पहला वाला लगा रहा है दूसरे वाले पर। और इधर देख लें तो दूसरा वाला लगा रहा है किस पर? पहले वाले पर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब क्या कह रहा है सुपरपोजिशन? क्या कहती है सुपरपोजिशन? ये कहती है यहां पे देखिएगा आप लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं, जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो आर के अगेंस्ट ही तो ले रहे हैं। तो देखिएगा पहले तो हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म को। वेक्टर फॉर्म क्या कहती है कि अगर हमारे पास में ए वेक्टर है वो किसके होगा बेटा? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ में आपको क्या देनी है? डायरेक्शन देनी है। तो ऐसे फोर्स के लिए कर ले रहे हैं तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, और जिसके अगेंस्ट ले रहे हैं मतलब कि आर का यूनिट वेक्टर, इसके आर के अक्रॉस ले रहे हैं तो आर यूनिट वेक्टर हो गया। अब यहां पर देखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर आपने क्या निकाला था? मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर आपने क्या निकाला था? हम लोग कूलम फोर्स पे वापस लौटते हैं, वहां पर हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। यही निकाला था, q1 q2 बाय r स्क्वायर निकाला था। इसके साथ में आपने क्या किया? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास में क्या बन गया? ये आपके पास बन गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। उसके साथ साथ में आप लोग मेरे को शेयर कर सकते हैं आपके सेंटर के, आपके अपने सेंटर के वेबसाइट पर। और उसके साथ में भी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आपके सारे नोट्स मिल जाते हैं आपको टेलीग्राम चैनल आपके ही सेंटर पर। तो देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन, तो देखिए दोबारा से मैं सुपरपोजिशन पर ही आता हूं। तो सुपरपोजिशन के क्या कहना है? सुपरपोजिशन का कहना यह है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं सॉरी, दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं और तीसरा चार्ज आप इंट्रोड्यूस कर दें, Q3 आप इंट्रोड्यूस कर दें, तो Q3 भी तो भाई इन पर फोर्स लगाएगा। मान लो एक फोर्स यहां लग रहा है, किधर लग रहा है? F लगा रहा है, कौन सा? तीसरा लगा रहा है दूसरे पर, तो F3 हो गया। ऐसे इसका फोर्स इस पर भी लगेगा, कितना लगेगा? F3 1 लग जाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस भी तो लगा रहे होंगे ना। कहने का मतलब क्या है कि इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना, उस फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्सेस का कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल। ये कहता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहता है? सुपरपोजिशन यही कहता है। और जो वेक्टर का सम होगा, जो फोर्सेस का जो सम होगा ना, वो सम होगा फोर्सेस के वेक्टर्स एडिशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? वेक्टर एडिशन पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे घर में भैया माता पिता के हम पहले इकलौते थे, अकेले थे। अब क्या दूसरा छोटा भाई बहन आ गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि माताजी और पिताजी का प्यार हमारे लिए कम हो जाए? ये तो नहीं होता। हाँ, हमारे साथ में जो प्यार कम नहीं होता ना, अब प्यार कम नहीं होता, ऐसे यहां पर भी है कि ये तीसरा आ गया हमारे पास में, तो ना तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन दोनों का जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट बन जाएगा। यानी जो फोर्स लगेगा, जो प्यार होगा, वो कहां निकलेगा? फिर उसका रिजल्टेंट निकलेगा। और रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? आपके वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस से। तो ये हमारे पास में ये भी हमारे पास में क्लियर होगा, सुपरपोजिशन भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला टॉपिक आपका कह रहा है, क्या कह रहा है उसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो यहां तक आपको कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, नहीं होगा सर, आगे चले। अगर कोई डाउट आएगा तो हम लोग तो पूछ ही लेंगे। कहां पे पूछना है वो तो आपको पता ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप लोग भूल जाते हैं तो देखिएगा सेंटर का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर अगर हम लोग बात करें तो टेलीग्राम पर आपका k.s.science मंत्रा के नाम से। दूसरा जो है, आप लोग मेरे वेबसाइट पर आप लोग मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आएगा KSSM2015.teachment.in पर। व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर मेरा 8126361993 है।
यहां पर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो तीनों जगह पर आप मेरे को कैसे भी करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट आते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं और मेरा सेंटर सभी आपके साथ में है। तो आप लोग बस पढ़ते रहें और अच्छा करते रहें। आगे देखते हैं इसके साथ में अगला टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नाम वैसा काम। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? FIELD, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है सर Q, तो उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक फील्ड बन जाएगा। और इस फील्ड में अगर मैं किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर के आता हूं, किसको लेकर के आता हूं? किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। यानी कि ये वाला चार्ज इस फील्ड में आते ही एक फोर्स को एप्लीकेबल करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि क्या होता है? द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इट्स फोर्स। यानी कि द फील्ड, मैं लिख देता हूं, वैसे आपके नोट्स में लिखा होगा, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज in which another charge experience its force। क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इट्स फोर्स को। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में F अपॉन Q। क्या होता है? E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर कूलम हमारे पास में हो जाती है। कोई इशू तो नहीं है। आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तेजी। यानी जितना तेजी से फोर्स काम कर रहा होगा उस चार्ज पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। मतलब क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी यूनिट पॉजिटिव। देखिए वहां पर हमने चार्ज की बात की थी, यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। यानी कि जो क्या होगा, मान लीजिए Q चार्ज मेरे पास में, Q नोट हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। क्या यूनिट पॉजिटिव? टेस्ट तो लिखना भूल गए, टेस्ट भी लिखना है। टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए Q नोट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव पे कितना लगेगा? F बाय Q नोट के इक्वल लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन Q नोट होता है। अब देखिएगा F की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? F इज इक्वल टू लिखा था आपने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट। मान लो यहां पर मान लीजिए दो चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज हमारे पास में Q है, एक चार्ज कितना है? Q नोट है। बीच की डिस्टेंस हमारे पास में R है, तो फोर्स हमारे पास में इतना हो जाएगा। अब इस फोर्स को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रखूं। कहां पर रखूं? ऊपर वाली इक्वेशन में रखूं। तो वहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q नोट by R square into 1 upon Q नोट। इस Q नोट से ये Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? E is equals to कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
खत्म हो गया। अब एक और टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद में अगर हम लोगों को अगला टॉपिक करना है तो अगला टॉपिक करने के लिए देखिएगा बात को समझते हैं। किसको समझते हैं? बात को समझते हैं। अब बात को समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा हम लोग। क्या समझना है? एक चीज और समझना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज तो आपको पता ही है क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप लोग समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ। कौन सा इमेजिनरी पाथ है? एट विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव। एट विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो फील्ड लाइंस है जिस पर क्या करता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इसकी कहां से होती है? ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पर खत्म हो जाती है, यानी इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और आगे बात करें, इफ द टेंजेंट ड्रॉन, यानी क्या है? मतलब समझ लीजिएगा कि एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इसके बाद चार्ज Q है, ये चार्ज नेगेटिव Q है, ये पॉजिटिव Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो कहां से कहां जाएंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी। अब अगली बात क्या बोल रहा है कि अगर टेंजेंट कोई भी ड्रॉन कर दी जाए, क्या कर दी जाए? टेंजेंट यानी कि कोई भी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहते हैं, नहीं टेंजेंट ही बोलेगा, हमें तो पता नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं होता हिंदी में क्या बोलते हैं। लेकिन हिंदी वालों के लिए अगर बोले हैं तो टेंजेंट ही बोले तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है। इजी मेथड में यानी E इक्वल्स टू क्या होता है? अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो वो टेंजेंट क्या करती है? वो टेंजेंट करती है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो, यानी शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, तो और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिएगा, आपके नोट्स में मिल जाएंगी। लेकिन यहां पे देखें तो एक आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्या बोल रहा है? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मान लीजिए इस पर एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, क्या लग रहा है? चलिए मैं दूसरा और बनाता हूं। एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, यानी ये मान ला E1, ये मान ला E2। यहां पे नहीं, थोड़ा सा एंगल पे ले लेते हैं इसको, एंगल पे ले लिया मैंने। ये E1 E2, तो देखिएगा रिजल्टेंट यहाँ कहीं 20 से जाएगा। रिजल्टेंट कहां से आएगा? 20 से आएगा। और E1 और E2 कहां पे काम कर रहे हैं? E1 और E2 काम कर रहे हैं थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर काम कर रहे हैं बेटा? थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं। इन दोनों का एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहीं 20 से होकर के जाएगा, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना है हमारे पास में? अल्फा मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? अल्फा मान ले रहे हैं। ये रिजल्टेंट है। तो अब इनका समेशन कैसे करना है? इनका समेशन जैसे हम लोग वेक्टर में करते थे वैसे ही हम लोग यहां पर भी करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा? अंडर रूट में E1 प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। अगर मेरे को रिजल्टेंट के एंगल्स निकालने हैं, क्या निकालना है? रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, देन tan अल्फा। एंगल निकालने के लिए हमें पहले से पता है हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का? tan अल्फा यूज करते हैं। और tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? E2 sin थीटा, E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? रिजल्टेंट के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे से ऊपर जो एड्रेसेस है मेरे, वहां पर आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा
अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, चार्ज के टाइप पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम लोग आए थे, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। उसके साथ हमने सीरीज पढ़ी थी फोर्सेस की। उसके बाद में हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा था। सुपरपोजिशन के बाद हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली, डायरेक्शंस पढ़ ली। उसके साथ साथ में अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमने रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था। और आज के इस टॉपिक को हम लोग यही समाप्त करते हैं। और यही समाप्त करने के साथ साथ में मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग सॉरी अपनी स्टडीज को ना छोड़ें, अपनी स्टडीज को करते रहें। देखिएगा पेपर हमारे टाइम पर होने हैं, एग्जामिनेशन हमारे टाइम पर हो रहे हैं। इस साल के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर ये सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट अगर ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये क्लियर है कि आपको एग्जामिनेशन देने ही देने हैं, चाहे वो 2 महीने बाद देने हो, चाहे 1 महीने बाद देने हो, लेकिन देने जरूर है। आपको जो टाइम मिला है उस टाइम को आप लोग अपने लिए यूटिलाइज करें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और बने रहे मेरे साथ में। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी इस वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को डिस्कस करने के साथ साथ में हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास में दिए जाते हैं। असेट्स और रीजंस पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। बिना एनसीईआरटी के हम लोग कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा करते रहे, अपनी स्टडीज को फोकस करते रहे और बने रहे मेरे साथ केएस साइंस मंत्रा पर। इसके साथ साथ में आप लोगों के YouTube चैनल पर भी आपकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जो वीकेस्ट स्टूडेंट हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ में। अगर आपके फैमिली में कोई भी है जो पढ़ता है 12th क्लास में, आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और आगे आप लोग डिस्कस करते रहें। और डिस्कस इज द मस्ट फॉर द सक्सेस, यानी डिस्कस बहुत जरूरी है किसी भी सफलता के लिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।